अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज इमरान खान साहब ने अभी कुछ देर पहले ट्वीट्स किए हैं जिसमें उन्होंने कहा कि वो अ, अदलिया से रिव्यू करने जा रहे हैं क्योंकि ये जो ऑडियो लीक्स हैं ये बड़ी डैमेजिंग हैं। ये मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की सिक्रेसी अथॉरिटी इनको कंप्रोमाइज़ करती हैं और मेरी जो सिक्योर्ड लाइंस थी उनको टेप किया गया, बग किया गया और मैं इसके खिलाफ जाऊंगा अदलिया में और दरख्वास्त दूंगा कि इन ऑडियोज़ को जिसमें एडिटिंग भी की गई है और इनको यूज़ किया जा रहा है तो इसके खिलाफ एक इंक्वायरी हो, जेआईटी बने और वो आइडेंटिफाई करे कि कौन जिम्मेदार है इन रिकॉर्डिंग्स का और फिर उसके खिलाफ कार्रवाई हो। ये इमरान खान साहब ने एक मूव करने का फैसला किया है। इसके दो पहलू हैं। पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब प्रिंसिपली ठीक बात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का जो ओहदा होता है इसमें बात ये नहीं है कि उस पर वज़ीर आज़म के ओहदे पर इमरान खान बैठा हुआ है या मियां नवाज शरीफ बैठे हुए हैं या यूसुफ रज़ा गिलानी बैठे हुए हैं या राजा परवेज़ अशरफ बैठे हुए हैं या आसिफ जरदारी सदर के ओहदे पर बैठे हुए हैं या कल आने वाले दिनों में आने वाले कल में मरीम नवाज बैठेंगी उस ओहदे पर या बिलावल भुट्टो बैठेंगे उस ओहदे पर। बात उस ओहदे की है। वो ओहदा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान का ओहदा है। 22 करोड़ के मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं उस ओहदे पर बैठे हुए। एक न्यूक्लियर दुनिया की 7वीं बड़ी फौजी ताकत का चीफ एग्जीक्यूटिव उस ओहदे पर बैठता है और अगर वो इतना वल्नरेबल है कि उसके अपने इदारे उसकी ऑडियोज टेप करते हैं, अगर तो कोई बैरूने दुनिया के लोग ये ऑडियोज टेप कर रहे हैं, कोई बैरूनी एजेंसियां कर रही हैं, तब भी हमारे इंटेलिजेंस एजेंसियां अकाउंटेबल हैं कि वो क्यों नहीं उस लाइन को सिक्योर रख सकें, पीएम ऑफिस को सिक्योर रख सकें, पीएम हाउस के कमरों को सिक्योर रख सकें कि जहाँ की ऑडियोज रिकॉर्ड होगी। अगर किसी बैरूनी एजेंसी ने की है, जो कि नहीं की, हमें मालूम है, ये वट्टा बाहर से नहीं आया, ये पत्थर बाहर से नहीं आया, ये अंदर से मारा गया। तो अगर तो है तो फिर भी उनकी नाकामी, और अगर उन्होंने खुद किया है तो ये बहुत बड़ा तब भी जुर्म है कि आप अपने मुल्क के जो आपका सरबराह है, आप जिसके मातहत आते हैं, मातहत भी डायरेक्ट नहीं आती हैं एजेंसियां, उनको आपने अपने ही चीफ को, अपने बॉस को आप उसका ऑडियोज बग करते रहे, रिकॉर्ड करते रहे कि वक्त आने पर उसके खिलाफ इस्तेमाल करनी है। दिस इज ए क्राइम, इट मस्ट बी इन्वेस्टिगेटिव और जिन्होंने भी किया है उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। दैट इज समथिंग विच मस्ट बी डन, विच शैल बी डन। लेकिन लेकिन खान साहब के अपने फरमुदात क्या हैं, अपने अकायद क्या हैं, अपने वो जिसे कहते हैं ना उनकी प्रिंसिपल पोजीशन क्या है, वो बहुत शेडी है। ये नहीं हो सकता कि ये चीज आइन मुझे इस चीज में तहफ़्फ़ुज़ देता है तो मैं आइन की इस शिक का तो हामी हूं, लेकिन आइन की ये शिक मुझे फायदा नहीं पहुंचा रही तो मैं इस शिक को नहीं मानूंगा। आइन आप मानेंगे तो मनोअन मानेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि फौज सो कॉल न्यूट्रलिटी खत्म करके मेरे पीछे आके खड़ी हो जाए और एक मेरी सियासी जमात को सपोर्ट करे, दोबारा के इलेक्शन रिग करे, मुझे वजीर आजम बनवाए। ये गैर आईनी है मुतालबा आपका। तो जब आप इस किस्म के मुतालबे पाकिस्तानी फौज से करेंगे तो फिर आप किस मुंह से उनको कहेंगे कि आपने मेरे फोन क्यों टेप किए, बताइए। और फिर देखिए खान साहब खुद, मंसूर अली खान साहब का आज बहुत क्लिप चल रहा है, उनको इंटरव्यू में खान साहब कह रहे हैं कि वो देखें जो इंटेलिजेंस एजेंसी होती है उनका काम है फोन टेप करना, और मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अगर वो मेरा फोन भी टेप करती हैं तो। और वो क्योंकि नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और इन लोगों के फोन टेप करती थी तो उनको पता था ये करप्ट है, तो बिल्कुल ठीक करती थी, इसीलिए वो उनके खिलाफ है और इसीलिए उन्होंने मुझे मुंतखब करवाया। ठीक,
फिर यही खान साहब मतलब जस्टिफाई कर रहे हैं कि फ़ोन टेप करना ठीक है और मुझे कोई मसला नहीं अगर मेरा भी कोई टेप करता है तो अगर आपको कोई मसला नहीं है, आपका फ़ोन कोई टेप करता था, उस वक्त आप बड़े खुश थे क्योंकि उस वक्त तक आपकी नज़र में आपके सियासी दुश्मनों के फ़ोन टेप हो रहे थे, तो फिर आज आपको क्यों मसला होगा जब आपके अपने करतूत उन टेलीफोन टेप से सामने आने लग गए? आप तो खुश हैं, फिर आप तो इस चीज़ को ठीक समझते थे, इसको डिफेंड करते थे, इसकी एडवोकेसी करते थे कि ये होने चाहिए फ़ोन टेप। फिर दूसरा देखिए, खुद खान साहब मान चुके हैं कि मुझे तो आईएसआई ब्रीफिंग्स देती थी जब मैं अपोजिशन में थी और बताती थी कि ये लोग करप्ट हैं, चोर हैं, इसलिए मैं इनके खिलाफ था। और इस मुल्क में जो एहतसाब का अमल होता है, ये सारा एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करती है, कभी वो एक्सीलेटर पे पाँव दबा देती है, कभी वो रेस ढीली छोड़ देती है। तो जब आप खुद मानते हैं कि ये अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस ही शेडी है और इसको अल्टीमेटली एस्टेब्लिशमेंट यूज करती है सियासी जमातों को मैनिपुलेट करने के लिए, कट टू साइज करने के लिए, पावर से बाहर करने के लिए और पावर में लाने के लिए भी इस अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस को यूज किया जाता है, तो फिर आप इस अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस के हामी कैसे हैं? क्या आप नैब ला के अमेंडमेंट्स को चैलेंज करने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए? तो ये नहीं ना हो सकता। ठीक, फिर आप कहीं नहीं, मुझे ऐसे और ये सारी ब्रीफिंग देती थी, बताती थी, फाइलें दिखाती थी कि ये लोग करप्ट हैं, चोर हैं। तो अब फिर वो आपकी फाइलें लेके फिर रहे हैं अगर तो फिर आपको किस बात का इशू है? फिर ये तो नहीं हो सकता कि उनकी फाइलें तो वो दिखाएं और आपकी फाइलें वो छुपाएं। अगर उनकी फाइलें दिखाने पर आप खुशी से बगलें बजाते हैं तो फिर अपनी फाइलों को भी फिर एंजॉय कीजिए। फिर आप देखिए, अब खान साहब लगे हुए हैं कि जनाब वो ये न्यूट्रलिटी क्यों है जी, आप न्यूट्रल नहीं हो सकते। जब अगर फिर इदारे न्यूट्रल नहीं होंगे तो फिर वो उनके मामले में सिर्फ जानिबदारी नहीं बरतेंगे, वो आपके मामले में भी जानिबदारी बरतेंगे, जिस तरह से अब आपकी ऑडियोज आ रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो खान साहब आप अपनी मुनाफकत छोड़िए, अपने गिरेबान में झांकिए। जो आपने किया, जिस तरह से आपने अपने क्रिटिक सहाफियों के खिलाफ एफआईए इस्तेमाल की, जिस तरह से आपने आपके क्रिटिकल सहाफ़ी जो थे उनको अगवा किया गया, उन पर अटैक्स हुए, अब सार आलम साहब को गोली मारी गई, मतीउल्लाह जान साहब अगवा हुए, हामिद मीर साहब को 9 माह ऑफेयर रखा गया, अंबर शमसी अभी तक स्क्रीन पर वापस नहीं आ सकी, नुसरत जावेद साहब को स्क्रीन से गायब किया गया, सिरल मायदा को डॉन से घर जाने पर मजबूर किया गया। ये जो सब कुछ हुआ ये आपकी कंसेंट से, और आपने उस वक्त, अगर इन चीज़ों को आज आप गलत समझते हैं कि आप कहते हैं गीले तीतर इमरान रियाज खान के साथ जो हो रहा है ना, फलाने के साथ जो हो रहा है ना, वो कभी किसी के साथ नहीं हुआ, तो भाई जो माजी में आप करते रहे पहले उस कंडक्ट पर तो माफ़ी मांग लीजिए कि मैंने उस वक्त इन चीज़ों पर आवाज़ नहीं उठाई, मैंने एजेंसीज को अकाउंटेबल नहीं किया, बल्कि मैंने तो उनको मजीद हल्लाशेरी दी कि हाँ हाँ इन सबको तुम दो। फिर कहते हैं जी मेरे साथ हुआ, जो जितना मैं जलील हुआ हूं कभी कोई नहीं हुआ। अरे भाई, एक प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर आज तक प्राइम मिनिस्टर गुजरा है, जुल्फकार अली भुट्टो, उनको फांसी दी गई, उनके दोनों बेटे मर्डर हुए, उनकी बेटी पाकिस्तान की ट्वाइस इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर लियाकत बाग की सड़क पे गोली मार के शहीद कर दी गई। ठीक, मुझे आज भी डॉन की हेडलाइन नहीं भूलती, गड़ी खुदा बख्श अवेट्स फॉर अनदर भुट्टो, क्योंकि उधर 3 भुट्टो की लाशें पड़ी हुई थी और चौथी बेनज़ीर भुट्टो शहीद की लाश जा रही थी। ये 28 नवंबर की सुबह की हेडलाइन थी डॉन की। इससे ज़्यादा भी कोई कुर्बानी दे सकता है? एक घर में 4 लाशें पड़ी हुई, आप कह रहे हैं कि मुझे जितना जो मेरे साथ हुआ किसी के साथ नहीं हुआ। दूसरी तरफ आ रही है मियाँ नवाज शरीफ, पहली दफ़ा जनरल मुशर्रफ ने बरतरफ करके उनकी हुकूमत तख्ता उलट के एक आइन शिकनी करके एक मुंतखब हुकूमत को घर भेजा। उस चूहे गद्दार आमिर ने, मियाँ नवाज शरीफ ने जलावतनी काटी। पहले
हथकड़ियाँ लगा के जहाज़ में उनको कराची लेके जाया जाता था, वापस लाया जाता था, और हथकड़ियाँ उनकी सीट के साथ बांधी जाती थी। अटक के किले में डाला गया। आप किसी जेल में गए ऐसी में? फिर उनको जलावतन किया गया, उनके फादर की डेथ हुई, मुल्क ना आ सके अपना बाप दफनाने। ठीक। दूसरी दफा जिस अंदाज में उनका ट्रायल हुआ, बीवी बिस्तरे मर्ग पर, आपके पीटीआई के लोग उधर अस्पताल में जा जाके क्लिनिक में घुसते थे देखने के लिए और कहते थे झूठ बोलते हैं, कुलसूम नवाज साहबा बीमार नहीं है, अल्लाह में उनको जन्नत नसीब करे। इन दिन उनकी डेथ से इस कौम ने माना कि हाँ वो बीमार थी, वो बिस्तरे मर्ग पर थी। बिस्तरे मर्ग पर उनको छोड़ के मुल्क आने पर मजबूर किया गया। उन्होंने दरखास्त दी कोर्ट में कि मैं बीवी की इयादत कर रहा हूँ, मुझे कुछ दिन दे दीजिए, उसके बाद फैसला सुनाया जाए। लेकिन कहा गया कि नहीं, अभी फैसला सुनाएंगे और अभी नवाज शरीफ को जेल में डालेंगे। क्यों? क्योंकि आपको इलेक्शन जितवाना था एस्टेब्लिशमेंट ने। वो साकिब निसार नामी गलीज नस्ल के कीड़े बंदर ने वो किटवाया। ठीक, आप उसके बेनिफिशियरी थे। वो आए, अपनी बेटी के साथ गिरफ्तारी दी, जेल गए। बेटी को जमानत मिली तो दोबारा वो गई, तो नैब ने बाप के सामने बेटी का अरेस्ट कोर्ट में किया, मरीम नवाज का, ताकि बाप को तकलीफ पहुंचे, अजियत पहुंचे। और वो ओपन हार्ट सर्जरी हुई है मेरे नवाज शरीफ की, वो हार्ट के पेशेंट है। सोचिए अगर एक बाप के सामने इस अंदाज में उसकी बेटी अरेस्ट हो रही है, अगर उनको कोई उधर हार्ट फेल वगैरह हो जाता, वो तो खुदा न खासा जान से चले जाते और आपका इंतकाम को तस्कीन मिल जाती। आप कह रहे हैं कि जलील किया गया। क्या बात कर रहे हैं? आपके साथ तो भी कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। तो आप पूरे अपने सियासी कैरियर में एक हफ्ता जेल नहीं रहे हुए हैं, पुलिस के लॉकअप में एक हफ्ता नहीं रहे हुए हैं। आप कह रहे हैं कि मेरे साथ जो हो रहा है आपके साथ, तो आप तो सिर्फ वो मेडिसिन टेस्ट कर रहे हैं जो आपने अब तक तमाम अपोजिशन को टेस्ट करवाई है, और अभी तक भी आपको टेस्ट नहीं करवाएगी। सिर्फ तक अभी तक आपको वो गोली दिखाई जा रही है, वो मेडिसिन दिखाई जा रही है कि अब ये तुम्हें खिलाएंगे गोली, अब ये दवाई अब तुम खुद चाटोगे। अभी तक तो आपको सिर्फ दिखाई जा रही है वो मेडिसिन, अभी तक तो चटाई गई ही नहीं। तो पहले अपने कंडक्ट पर तो माफी मांगिए कि जो आपने किया, कि ये सब कुछ मैंने गलत किया। फिर उसके बाद आइए, फिर हम भी कहेंगे कि हाँ एक बंदे ने इखलास से खड़े होकर माफ़ी मांगी है, इसको माफ़ करो और दूध का दूध पानी का पानी करवाओ। कि ये कौन कर रहा है इस मुल्क में। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।